Hi everyone, welcome to my channel. In this video I will teach you chapter number 1 of economics, Indian economy on the eve of independence. Economy of a country includes all production, distribution or economic activities that relate with people and determines the standard of living. तो किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी होती है वो क्या उसमें क्या इंक्लूड होते हैं, पूरा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पीपल से रिलेटेड होती हैं और जो पीपल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करती हैं. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकॉनमी वॉज इन वेरी बैड शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडियन इकॉनमी थी वो बहुत ही बैड शेप में थी क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था वो इंडिया में इस्टेब्लिश था, वो मतलब वो प्रेजेंट था. इस वजह से इंडिया की जो इकॉनमी थी वो बहुत ही बैड शेप में थी. The sole purpose of British colonial rule in India was to reduce the country to being a feeder economy for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था इंडिया में, उनका सिर्फ एक ही पर्पस था. वो क्या था कि हमारी जो कंट्री थी उसको सिर्फ एक फीडर इकॉनमी बना दें, मतलब ग्रेट ब्रिटेन के लिए. और जो ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, तो उसके लिए जो हमारी कंट्री थी वहाँ यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और जो ग्रेट ब्रिटेन के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट थे उनको हमारी कंट्री में लाके बेचा जाता था. दस इन 1947 व्हेन ब्रिटिश ट्रांसफर्ड पावर बैक टू इंडिया वॉज इनहेरिटेड क्रिपल्ड इकॉनमी. तो इसीलिए जब 1947 में ब्रिटिशर्स ने हम इंडिया को पावर वापस की तो हमने जो है एक क्रिपल्ड इकॉनमी को हासिल किया. मतलब बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी इकॉनमी में, बहुत स्टैग्नेंट इकॉनमी थी. तो अब हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि इंडियन इकॉनमी की कंडीशन क्या थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे. तो सेक्टर वाइज देखेंगे. पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी. फर्स्ट है लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम वेरी लो एंड दिस स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली ड्यू टू सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही लो थी और ये जो स्टैग्नेशन आ गया था एग्रीकल्चर में, मतलब स्टैग्नेशन का मतलब होता है या तो बहुत कम ग्रोथ या बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं. तो ये किस वजह से आई थी, जो लैंड सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस वजह से एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ गया था. द ज़मींदारी सिस्टम, द प्रॉफिट एक्वायरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू ज़मींदार इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर. और जो ज़मींदारी सिस्टम जो इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसमें क्या होता था, जो प्रॉफिट होता था एग्रीकल्चर में वो ज़मींदार्स के पास चला जाता था और कल्टीवेटर्स को कुछ नहीं मिलता था. दिस लेड टू डिस्करेजमेंट अमंग द कल्टीवेटर टू प्रोड्यूस लेस. तो इससे क्या होता, जो कल्टीवेटर्स थे वो डिस्करेज हो जाते थे और वो लेस प्रोडक्शन करते थे. मतलब उनको मोटिवेशन नहीं मिलता था कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करें. सेकंड पॉइंट है हाई डिपेंडेंस ऑन मॉनसून. एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो मेनली मॉनसून पे, मतलब रेनफॉल पे ज़्यादा डिपेंडेंट था. नो एफर्ट वाज मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलप परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. तो ब्रिटिश रूल जब इस्टेब्लिश था तो कोई भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं किया गया. थर्ड है लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facility and negligible use of fertilizer added to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agriculture productivity. तो एक तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल लो लेवल की थी, इरिगेशन की फैसिलिटी बिल्कुल बहुत कमी थी उनकी, और फर्टिलाइज़र का बहुत ही कम यूज़ होता था या नेग्लिजिबल यूज़ होता था. तो इससे क्या होता, जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम थी, जो प्लाइट थी, वो और बढ़ गई. और इससे क्या हुआ, जो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डिसमल लेवल की हुई, मतलब बहुत कम हो गई. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी. फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी.
The British government allowed tariff-free export of raw material from India and tariff-free import of British industrial products into India. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब इंडिया ब्रिटेन के लिए एक्सपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल, तो उन पे जो टैरिफ लगते थे वो बहुत कम लगते थे, मतलब बिल्कुल ही नहीं लगते थे, फ्री कर दिया, टैरिफ फ्री कर दिया उस चीज़ को। और जो ब्रिटेन से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आते थे इंडिया में, उनकी इंपोर्ट पे टैरिफ बिल्कुल हटा दिया गया, फ्री इंपोर्ट होने लगे। लेकिन जो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट बट अ हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, इट लेड टू डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। लेकिन जो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसके जो प्रोडक्ट थे उनका जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पर हैवी ड्यूटी लगने लगी, हैवी टैक्सेस लगा दिए गए, इससे क्या हुआ, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिके हो गई। सेकंड क्या है, कंपटीशन फॉर मशीन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन गेव अ स्टिफ कंपटीशन टू द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उसने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी उसको बहुत कंपटीशन दिया। ड्यू टू लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय मशीन फोर्स द इंडियन क्राफ्टमैन टू शट डाउन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जो ब्रिटेन में जो गुड्स प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते थे मशीन से, वो एक तो लो कॉस्ट के होते थे और उनकी बेटर क्वालिटी होती थी। तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन क्राफ्टमैन थे उन्होंने अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बंद कर दिया। थर्ड है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। ओइंग टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, a new class of people emerged in India। ब्रिटिश रूल जो इंडिया में चल रहा था उसकी वजह से न्यू क्लास ऑफ पीपल एमर्ज हुई इंडिया में। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड इन इंडिया अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो इससे क्या हुआ, डिमांड का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो जो डिमांड थी वो इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में हुई और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के फेवर में हुई। एज अ रिज़ल्ट द इंडियन इंडस्ट्री टेंड टू पेरिश। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडियन जो इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो ख़त्म होने लगी, मतलब डिके होने लगी। मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे फैसिलिटेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जब ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया तो उससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट थे उनको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। एज अ रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट ये हुआ, द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट एक्सपेंडेड वाइल इट स्टार्टेड शिंकिंग फॉर द हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो मार्केट था उसका साइज़ जो था लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए वो एक्सपेंड होने लगा और जो इंडियन प्रोडक्ट थे जिनकी कॉस्ट ज़्यादा थी उनके लिए मार्केट जो है वो श्रिंक होने लगा और इससे इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो डिके होने लगी। अब फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। फर्स्ट है, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट। तो जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही थी, उससे क्या हुआ, इंडिया जो है वो एक नेट एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का और प्राइमरी प्रोडक्ट का। और दूसरी तरफ क्या हुआ, इट बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स रिप्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। और इंडिया दूसरी तरफ क्या बन गई, नेट इम्पोर्टर बन गई फिनिश गुड के जो ब्रिटिश इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते थे। सेकंड क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शो द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो कॉम्पोजिशन था उससे वो ये शो करता था कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड हो गई। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिश ओनली ड्यू टू मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। और जो ब्रिटिश इंडिया में जो है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही रूल चलता था, मोनोपोली थी उनकी। तो उससे क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थे वो सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित रह गए, लिमिटेड हो गए। सरप्लस प्रॉफिट मेड ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव
and as well as on war expenses. It was only used to increase the pursuits of the British government. तो जो सरप्लस प्रॉफिट होता था फॉरेन ट्रेड की वजह से ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पे खर्च किया गया और वॉर एक्सपेंसेस को मीट करने पे खर्च किया गया। और ये जो सरप्लस प्रॉफिट था इसको सिर्फ इसलिए यूज़ किया गया ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने परस्यूट्स को इंक्रीज़ कर पाएँ। अब डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी? फर्स्ट है हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट इम्प्लाइड लो सर्वाइवल रेट विच वॉज नियरली 8% 1000 पर एनम। तो क्या था? हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट भी था। ये क्या सजेस्ट करता है कि लो सर्वाइवल रेट था कंट्री में, और ये लगभग 8% 1000 पर एनम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज लो एज 32 years which shows the lack of health care facilities। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 32 years की थी, जो ये शो करती है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी की लैक थी, मतलब कमी थी। लैक ऑफ अवेयरनेस थी, एज वेल एज लैक ऑफ मीन्स फॉर हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर के लिए जो मीन्स थे वो भी कम थे। थर्ड है लिटरेसी रेट वॉज एज लो एज 16%। लिटरेसी रेट जो था वो 16% था, विच रिफ्लेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी कंट्री में। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था कंट्री का? एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड अबाउट 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था वो प्रिंसिपल मतलब मेन सोर्स था ऑक्यूपेशन का, और 72.7% जो थे वर्किंग पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वर्क करते थे। ओनली 10.1 ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच शोड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ओनली सिर्फ 10.1% वर्किंग पॉपुलेशन ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्क करती थी, जिससे कि जो ये शो करती है कि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बैकवर्ड थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। थर्ड है ओनली 17.2% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वर एंगेज इन द सर्विस सेक्टर, तो विच ऑल्सो प्रूव द स्लो ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सिर्फ 17.2% जो थी वर्किंग पॉपुलेशन वो सर्विस सेक्टर में इंगेज थी, और जो ये प्रूव करती है कि टर्शियरी सेक्टर जो था वो उसकी भी स्लो ग्रोथ थी एंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे। देयर वाज एन अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी बिल्कुल अनबैलेंस ग्रोथ हुई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? देयर वाज सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन द एरिया ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था उस टाइम पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में। सेकेंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉलोड बाई द डेवलपमेंट ऑफ सम पोर्ट्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम रोड्स। तो रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया जो मेजर ब्रेक थ्रू था डेवलपमेंट में, और कुछ पोर्ट्स और कुछ रोड्स भी बनाए गए। थर्ड है बट द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू फोस्टर द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रादर देन टू एक्सलेट द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मेन मोटिव जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये सब डेवलपमेंट करने का वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट थे उनको फोस्टर किया जाए, ना कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सलेट करने का। फोर्थ है देयर वॉज ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो ट्रांजिशन आया कि जो हमारी कंट्री थी जो बार्टर सिस्टम जहाँ पे चलता था वहाँ से अब चेंज होके मॉनेटरी सिस्टम चलने लगा। सिस्टम का मतलब कि जहाँ पे गुड्स को गुड्स के बदले मतलब एक्सचेंज किया जाता है, और तो उनको हटा के मनी को इंट्रोड्यूस किया गया विच फैसिलिटेटेड डिवीज़न ऑफ लेबर एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिससे क्या हुआ डिवीज़न ऑफ लेबर को फैसिलिटेट हुआ और लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी। So this was the explanation of this chapter, and if you want line by line explanation of this chapter then it is also available on my channel. You can go to the playlist of Indian economy, there you will find the line by line explanation of this chapter. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।